नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 29 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो मैंने कल आप लोगों से पूछे थे। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जिस वैक्सीन का विकास किया गया है, एस्ट्राजेनेका के नाम से जो व्यावसायिक रूप से जानी जाती है, इसके निर्माण के समय क्या चुनौतियां रहीं और किन किन विषयों को संबोधित करने की जरूरत है ताकि लोगों में अधिक विश्वास पैदा हो सके, इससे जुड़े हुए एक आलेख को देखेंगे। इसके बाद म्यांमार में सेना के द्वारा जो लोकतंत्र के समर्थक हैं उनके विरुद्ध लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और विश्व समुदाय इसका विरोध कर रहा है। इसके बाद में अगला विषय होगा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा ये। इसके बाद पीरियड्स और महिलाओं के साथ भेदभाव के संबंध में एक संवेदनशील विषय को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टिपरालैंड, जो कि त्रिपुरा से जुड़ा हुआ विषय है। इसके बाद हम लोग चक्रवात और उड़ीसा। दरअसल उड़ीसा को चक्रवातों की मार काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है और इस संदर्भ में उड़ीसा को जो नुकसान हुए हैं उसके ऊपर हम लोग निगाह डालेंगे। इसके बाद ULPIN की बात करेंगे। फिर एक उग्रवादी संगठन जेमा इस्लामिया की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर माउंटबेटन के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ घटनाक्रमों के बारे में। तत्पश्चात हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों को लिखने का तरीका। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कल के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आपके सामने था, मार विजय का विषय किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, मार विजय जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो उनके मन की जो इच्छाएं थी उन्होंने उन्हें उनके रास्ते से भटकाने का प्रयास किया। मतलब एक प्रकार से मन ने ही उनको भटकाने का प्रयास किया और उन्होंने किस तरह से अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, इसका एक वर्णन है अजंता की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया। तो फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम, वहनसांग हर्षवर्धन, मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य, उपर्युक्त में से कौन सुमेलित है या है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो फाहियान है ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो कि गुप्त काल के एक राजा थे। वहनसांग बिल्कुल सही सुमेलित है। मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही सुमेलित है, कोई समस्या नहीं है। 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही हैं या हैं। पहला है, हड़प्पावासी गेहूं विशेष रूप से मेहरगढ़ में जौ, मूंगफली, मटर, तिल, सरसों, बाजरा, चावल का उत्पादन करते थे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मूंगफली का उत्पादन यहां पर नहीं होता था, इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो पहला गलत हो जाता है। हड़प्पा की मोहरों का आकार वर्गाकार था, ठीक है, और लेखन बाएं से दाएं होता था, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है ये गलत हो जाता है। लेखन जो है वो वास्तव में दाएं से बाएं के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो समझ में आता है हम लोगों को, तो यहां पर कोई नहीं हो जाएगा इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चौथी बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध परिषद, कुछ भी आप कह लें, किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी। जवाब है सम्राट कनिष्क, कुंडलवन, कश्मीर के अंदर में। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो सम्राट अशोक के समय में हुई थी। तो इस प्रश्न का जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए थे। पहला कथन है,
कलिंग युद्ध के कारण अशोक अत्यधिक शांति प्रिय बन गए? तो मैं आपको बता दूं कि अशोक शांति प्रिय तो हो गए थे, लेकिन अत्यधिक नहीं हुए। यह बात ध्यान रखना। अशोक के जब अभिलेखों को हम लोग देखते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि उन्होंने लोगों से शांति की अपील की, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने शांति को नष्ट किया, उपद्रव किया, तो उसे दंडित भी किया जाएगा। तो मतलब उनकी जो शांति की नीति थी वह यथार्थवादी नीति थी। तो यहां पर कथन संख्या 2 और 3 इसके सही हो जाते हैं, पहला वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या थी? सातवाहन जिन्होंने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया, तो इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, जन सामान्य की भाषा एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही हैं? स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो 6 दर्शन की प्रणालियां हैं भारत के अंदर में, उनका अध्ययन ठीक से करना चाहिए और उनसे परीक्षा में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो यहां पर ये तीनों ही गलत हैं, कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय उन्हें जाता है। दूसरा कथन है, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष कर्नाटक में एक जैन तपस्वी के रूप में बिताए। और निश्चित रूप से यह कथन दोनों संबंधित हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडो ग्रीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही हैं या हैं? पहला कथन है, इंडो ग्रीक सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक थे। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अधिकांश इंडो ग्रीक राजा बौद्ध थे और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। दूसरा कथन भी सत्य है। जैसे मिनांडर इसमें काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसने नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और नागसेन ने मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो उनका एक संवाद हुआ था मिनांडर के साथ में, और इसी मिनांडर ने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपना नाम मिलिंद कर लिया था। तो ये कुछ जुड़े हुई बातें हैं आपको समझाने के लिए। इस विषय को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के उपकरण ये विशेषता थे, मध्य पाषाण काल की विशेषता रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग शुरुआती तौर पर ये जो पुरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, इसकी जानकारी के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी को एक बारी ध्यान से पढ़ें। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद में आप जो है अन्य पुस्तकों को, अध्ययन सामग्रियों को रेफर कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं यहां से और आज के समाचारों के खंड को शुरू करते हैं। तो पहला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 साइंस और टेक के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। वेइंग इन ऑन द सागा ऑफ अ वैक्सीन। वो दौर 2020 का जब हम एक अदद वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हमें खुशखबरी दी। लेकिन अब यहाँ पर कई सारी चुनौतियां भी निहित हैं किसी वैक्सीन के विकास के क्रम में। तो अब क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सब की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग संदर्भ को देखिए। एस्ट्राजेनेका, ये दरअसल स्टूडेंट्स ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो वैक्सीन डेवलप की है, उस वैक्सीन का जो एक व्यावसायिक निर्माण है, ठीक है, उसके लिए इस कंपनी को ठेका दिया गया है एक प्रकार से। तो ये उस पर काम कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ अकेली यही एक कंपनी नहीं है। दुनिया के अंदर में और भी कंपनियां हैं, भारत में हैं, दक्षिण कोरिया में हैं, जिनको इस वैक्सीन के उत्पादन का कार्य दिया गया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अब जब इस वैक्सीन के विकास की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो लेखिका हैं उन्होंने विषय हमारे सामने उठाए हैं। एक उठाया है उपकरण सामग्री, दूसरा पारदर्शिता और तीसरा है संचार। एस्ट्राजेनेका SARS-CoV-2, आप लोग जानते हैं कि ये जो कोविड-19 महामारी का जो वायरस है, तकनीकी नाम उसका SARS-CoV-2 है। इसमें जो वैक्सीन बनाई गई है, इसका जो वास्तविक नाम है वो AZD1222 ये है। अब इस वैक्सीन का जो निर्माण किया गया है वो चिंपैंजी एडिनो वायरस स्ट्रेन से किया गया है। अब इस वायरस की खास बात यह है कि ये अपनी नकल नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं जरा यहां से। अब ये जो चिंपैंजी एडिनो वायरस स्ट्रेन है स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल करके ऑक्सफोर्ड के अंदर में इन्फ्लुएंजा, जीका, मर्स जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, तो इन सब जो है बीमारियों के विरुद्ध भी वैक्सीन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मतलब यह हुआ कि हम केवल एक वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर भविष्य में आने वाली और भी वैक्सीनों के संदर्भ में इस बात को उठा रहे हैं। अब यहां पर यह विषय हमारे सामने आया कि इस वैक्सीन को बनाने में एक संस्था है सेपी, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने अपना बहुत योगदान किया है। और शुरुआत से ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे कि वैक्सीन का निर्माण तो हम कर रहे हैं, वो तो प्रयोगशाला में निर्माण हो जाएगा, लेकिन जनता को उपलब्ध कराने के लिए हमें बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करना होगा, और इसके अलावा उसको संग्रह करने की एक व्यवस्था का विकास भी करना होगा। तो अब ये सब कुछ कैसे होगा? तो इसके लिए एस्ट्राजेनेका से सहयोग लिया गया, जो कि मुख्य रूप से लीड कर रही है इसमें। इसके अलावा भारत की बात करें तो हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पर जुड़ा हुआ है उत्पादन कार्य में। एसके बायो संस्था है दक्षिण कोरिया की। तो ये सब संस्थाएं वैक्सीन के उत्पादन के संदर्भ में जुड़ी हुई हैं। अब इस वैक्सीन के संदर्भ में कुछ और बातें भी हैं, और इनको आप सभी वैक्सीनों के साथ जोड़ करके देखेंगे कि प्रभावशीलता एक बहुत बड़ा विषय है कि कोई भी वैक्सीन जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो कितनी प्रभावशील है। लेकिन जब WHO ने इसके आंकड़ों को देखा तो उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके जो 2 डोज हैं उसके बीच में 12 सप्ताह का अंतर जो है होना चाहिए। लेकिन यूरोप के कुछ देशों में इस वैक्सीन के प्रयोग के बाद कुछ लोगों में रक्त के थक्के, क्लॉट बनने की शिकायत दर्ज की गई। अब निश्चित रूप से ये जो है परेशान करने वाली बात थी। इन्हीं सब के बीच में अमेरिका ने ऑपरेशन वार्प स्पीड चलाया, और इसके माध्यम से उसने बताया कि वैक्सीन 79% प्रभावशील है। लेकिन अब यहां पर एक विवाद हो गया। विवाद यह हो गया कि अमेरिका की ही एक संस्था है DSMB, डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, उसने कहा कि जिन आंकड़ों का यहां पर प्रयोग किया गया है ऑपरेशन वार्प स्पीड के अंदर में, वो आंकड़े पुराने हैं। अब ये समस्या की बात हो गई यहां पर। अब इसमें कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ही एक संस्था है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अगर स्वतंत्र रूप से इन सब आंकड़ों की जांच करती है और आंकड़े संतोषप्रद आते हैं तो लोगों के बीच में उनको सबको साझा करना चाहिए, और अगर कोई कमी भी है तब भी लोगों को बतानी चाहिए, संस्था को बतानी चाहिए, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। इससे होगा ये कि लोगों के अंदर में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग इस वैक्सीन का उपयोग करने के लिए आगे आएंगे। आइए स्टूडेंट्स, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला समाचार पेज संख्या 13 से लिया गया है। GS2IR के साथ में इसको हम लोग जोड़ते हैं। ग्लोबल आउटरेज आफ्टर म्यांमार ब्लड बाथ क्लेम्स ओवर 100 लाइव्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यहां पर 100 से अधिक लोग मारे गए। अब म्यांमार के अंदर में जब से तख्ता पलट हुआ है, वहां पर लोग लोकतंत्र के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि कई सारे बच्चों की भी हत्याएं की गई, और यहां तक कि लोग फ्यूनरल में शामिल हो रहे थे, शव यात्रा में शामिल हुए थे, और उस पर भी हमला किया गया जिसमें कई लोगों की जानें गई। आइए देखते हैं जरा जुड़े हुए बिंदुओं को। आप अगर म्यांमार का ये आप पूरा मैप देखें तो अब अगर म्यांमार के अंदर में ये सब घटनाएं घट रही हैं तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र लाओस का है, थाईलैंड का क्षेत्र काफी बड़ा जुड़ा हुआ है, भारत भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई सारे सत्रों में मैं भारत के अंदर में जो म्यांमार से लोग शरण लेने के लिए आए थे और गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया था उन संदर्भों में मैं आपको बता चुका हूं चीजें। अब अगर हम हालिया घटनाक्रम की बात करें तो यहां पर करीब 3000 लोग थाईलैंड की तरफ भाग करके गए हैं। निश्चित रूप से ये जो कुछ भी घट रहा है इसे मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है, और यहाँ पर जो विश्व समुदाय है उसे कुछ ना कुछ उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं जरा आगे के बिंदुओं को। 100 लोगों की मृत्यु, 3000 लोगों द्वारा थाईलैंड में शरण,
सेना के अत्याचारों से बचने के लिए दुनिया के करीब 12 देशों ने इस घटना का विरोध किया है। यहाँ पर म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र के अंदर में केरेन जो है एक जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जो कि एक स्वायत्त क्षेत्र की बात करते हैं, केरेन फाइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और हाल ही में म्यांमार की वायुसेना के द्वारा इनके ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि केरेन लड़ाकों का जो क्षेत्र है, वहां पर जो स्थानीय निवासी जो रहते हैं, उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है। मुख्य रूप से हो सकता है कुछ लोग साथ में हों, लेकिन हम एक सामान्य बात अगर करें तो अब बम जब गिरेंगे तो उनकी जानें भी जाएंगी, और इस कदम को कम से कम सही नहीं कहा जा सकता है। तो इस केरेन क्षेत्र के जो है करीब 3000 लोग थाईलैंड में जाकर के उनको शरण लेनी पड़ी। अब थाईलैंड यहां पर क्या प्रतिक्रिया देता है, कैसे इन लोगों को ट्रीट करता है, ये एक देखने वाला मुद्दा होगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संदर्भ में है हालिया घटनाक्रम। 9 मार्च 2021 को जो मैंने सत्र लिया था, उसमें भी इसकी मैंने चर्चा की थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, उसके विषय से संबंधित याचिका का जिस तरीके से निपटारा किया गया है, वो निश्चित रूप से कन्विंसिंग तो नहीं है। मतलब कि वो कारण स्पष्ट नहीं है, लोगों के मन में कुछ सवाल रह गए जिनका जवाब उनको मिलना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको एक बारी पढ़ लेंगे, और 9 मार्च 2021 का जो मेरा सत्र रहा है उसमें मैंने डिटेल में चर्चा की थी, तो उसको देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा आलेख आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है, और इसको हम लोग GS1 सोशल इश्यूज के साथ में जोड़ सकते हैं, जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों का खंड है उसके साथ में। आइए देखते हैं जरा इस विषय को। घटना का जो पूरा संदर्भ है वो शुरू होता है फरवरी 2020 से। भुज गुजरात के अंदर में एक संस्थान है श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर लड़कियों के पीरियड्स की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। और जब यह घटना घटी थी तो इसका पूरे देश के अंदर में विरोध हुआ था। अब स्कूल प्रशासन से जब जानने का प्रयास किया गया कि आपने ऐसा निकृष्ट कार्य क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा कि परिसर में एक मंदिर स्थित है और लड़कियों को पीरियड्स की स्थिति में वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाद में यहाँ पर 4 लोग गिरफ्तार भी हुए, और अभी कुछ समय पहले गुजरात हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में कुछ निर्णय भी दिए हैं। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य संबंधित विषय भी हैं, आइए जरा उनकी बात भी कर लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक मामला 2018 में सामने आया था। यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसे प्रसिद्ध रूप में सबरीमाला केस के रूप में जाना जाता है। सबरीमाला एक तीर्थ स्थान है, और जहां पर जो महिलाएं जिनको पीरियड्स होते हैं उनको उस मंदिर के अंदर में जाना निषेध है, और उस पूरी आयु में जिसमें उन्हें पीरियड्स आते हैं, और जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तब उसके बाद ही, आयु विशेष के बाद ही महिलाओं को मंदिर में, तीर्थ स्थान में जाने की अनुमति है। तो अब यहाँ पर ये पूरा आयु विशेष का मामला हो गया। अब ये मामला अदालत के सामने गया था, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये कहा था कि महिलाओं के साथ पीरियड्स के आधार पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने से उनको रोक देना, ये लिंग के आधार पर भेदभाव को दिखाता है, और यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि समानता के सिद्धांत की बात करता है कि किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर अदालत के द्वारा यह भी कहा गया कि महिलाओं के साथ शारीरिक भिन्नता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम लोग 2020 वाले भुज के मामले की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट ने साफ साफ अपने निर्णय में यह कहा कि किसी महिला के संबंध में यह जानने का प्रयास करना कि वह पीरियड्स की स्थिति में है या नहीं, यह उनके निजता के अधिकार का हनन है, जो कि सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के साथ में जुड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सलाह दूंगा। मैंने पिछले सत्र में आप लोगों को सेना के अंदर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के संदर्भ में चर्चा की थी। तो अब आप लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उस विषय को
और इसके अलावा इस विषय को, ये सब महिलाओं के साथ में जुड़े हुए विषय हैं, इनको जोड़ करके आप इनका अध्ययन करें, क्योंकि सेना में स्थायी कमीशन के विषय के संदर्भ में भी जो है अदालत के सामने ऐसे ही कुछ बिंदु आए थे जहां पर महिलाओं के संबंध में उनकी शारीरिक स्थिति और जो जैविक स्थिति है उसके संदर्भ में कुछ विषय उठाए गए थे और कहा गया था कि वो बॉर्डर पर सेवा देने में सक्षम नहीं है और पुरुषों से कमतर हैं, जिसका अदालत के द्वारा विरोध किया गया था कि अगर कोई महिला उन्हीं मानदंडों को प्राप्त करके सेना में शामिल हुई है तो फिर उसे स्थायी कमीशन मिलना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की राह यहां पर क्या हो सकती है? देखिए, समाज के अंदर में ऐसे जो बने बनाए मानदंड होते हैं उनको तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि इन विषयों पर एक स्वस्थ चर्चा हो। और पीरियड्स को हमेशा से एक ऐसा विषय माना गया है जिसके ऊपर समाज में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। जब तक चर्चा नहीं होगी, लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक हम किसी समस्या को सुलझा भी नहीं सकते। वास्तव में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पीरियड्स महज एक प्रकार की जैविक स्थिति है और पीरियड्स का आना किसी महिला की अशुद्धता को नहीं दर्शाता है। और इस बात को समझना होगा कि वो महिलाएं जो पीरियड्स की स्थिति से गुजरती हैं वो भी उसी मानवीय गरिमा और समानता की हकदार हैं जो सामान्य स्थिति में लोगों को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचारों को देख लेते हैं। आपके सामने जो समाचार है इसे पेज संख्या 4 से लिया गया है। प्रीलिम्स के साथ में जोड़ के देखेंगे इसको हम लोग। आईपीएफटी त्रिपुरा का ये एक राजनीतिक संगठन है और अब तक ये टिपरा लैंड की मांग कर रहे थे, एक अलग राज्य की बात कर रहे थे त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं उनके लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी इस मांग को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो कि इनके चुनाव प्रचार के संदर्भ में दिखाई पड़ रहा है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं आइए उनको देख लेते हैं जरा। तो आप लोगों को यहां मुख्य रूप से आईपीएफटी का फुल फॉर्म देख लेना है, इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। टिपरा लैंड ये एक अलग राज्य की मांग उठा रहे थे। और टिपरा का फुल फॉर्म क्या है? टिपरा इंडिजिनस मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो, पीपल्स रीजनल अलायंस, यह है इसका फुल फॉर्म। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस समाचार को पेज संख्या 4 से लिया गया है। उड़ीसा सफर्ड लॉसेस वर्थ 31,945 करोड़ इन 8 साइक्लोन्स। पिछले 8 सालों में चक्रवातों की वजह से उड़ीसा को इतना नुकसान हुआ है और केंद्र से जो उनको राहत की राशि मिलनी चाहिए थी उनको उसका केवल 1/6 हिस्सा ही अब तक मिला है। उड़ीसा के अंदर में चक्रवातों से होने वाली तबाही की दास्तान मुख्य रूप से हमें दिखाई पड़ती है सुपर साइक्लोन जो आया 1999 में वहां से, और उसके बाद से लगातार यहां पर चक्रवातों की जो आवृत्ति है उनकी संख्या बढ़ती गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2013 में यहां पर फैलिन आया, 2014 में हुदहुद आया, 2018 में तितली, फेथाई और दाए, 2019 में बुलबुल और फानी, 2020 में अम्फन, जिसने कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। आप लोग एक काम करेंगे, ये जो साइक्लोन्स की पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ बताई है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने संदर्भ के लिए तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से। अगले समाचार को पेज संख्या 1 और 8 से लिया गया है। सेंटर मल्स यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। तो अब यहाँ पर क्या है जुड़े हुए विषय देखते हैं। सरकार जो जमीन के हिस्से हैं, प्लॉट्स हैं, इनके लिए ULPIN को लेकर के आई है, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका एक तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। पहली चीज 14 अंकों की यह एक संख्या होगी और 2021-22 तक संपूर्ण देश में लागू करने की योजना है इसको। ये जो ULPIN है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करने का प्रोग्राम है, उससे जुड़ी हुई एक पहल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां से। अगले समाचार को पेज संख्या 10 से लिया गया है।
27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल। तो अब ये जो घटना हमें देखने को मिली है पोंग डैम के पास देखने को मिली है, तो निश्चित रूप से भी जगह महत्वपूर्ण हो जाएगी हमारी परीक्षा के लिए। देखिए तकनीक को आप लोग सीखेंगे, मैं किस तकनीक के द्वारा आप लोगों को यह समाचार लगातार बताता हुआ चल रहा हूं। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि 27 प्रवासी पक्षी कहां पर मरे थे। आपके लिए महत्वपूर्ण है ये बांध, पोंग डैम का क्षेत्र चर्चा में आ गया, तो इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। ये जो पोंग बांध है ये ब्यास नदी पर है, ये पता होना चाहिए आपको। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है और यह एक रामसर स्थल है। अब रामसर जगह ये आर्द्र भूमियों के साथ में जुड़ा हुआ है। रामसर कन्वेंशन बहुत चर्चा में रहता है, कई बार पढ़ाया भी जा चुका है आप लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोग जब एक एक बिंदु को जोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इस परीक्षा को लेकर के वो बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हाँ हमें भी चीजें आती हैं। ऐसे ही पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स को, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स टारगेट इंडोनेशिया कैथेड्रल, पेज संख्या 13 से लिया गया इस समाचार को। अब इंडोनेशिया जो है पूरी दुनिया के अंदर में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और ये घटना यहाँ पर सुलावेसी द्वीप है वहां पर घटी थी। और यहाँ पर एक जो आतंकवादी समूह है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम आप लोगों को जानना चाहिए, जेमा इस्लामिया। और इस समूह को कई देशों के द्वारा आतंकवादी समूह का दर्जा दिया गया है। तो सुलावेसी द्वीप ये समूह का नाम, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 13 से ही लिया गया है। माउंट बेटन्स ब्रेसलेट अदर आर्टिफैक्ट्स ऑक्शन, नीलामी की गई है इनकी। उनकी बेटी ने जो है ये सारी वस्तुएं प्रदान की थी नीलामी के लिए। तो अब हमें फिर से यहाँ पर क्या देखना होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर नीलामी में रखी गई। जी नहीं, हमें माउंट बेटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं, अब चूंकि भारत के अंतिम वायसराय के रूप में इसने काम किया था, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, अब ये बिंदु हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। भारत विभाजन की जो 3 जून योजना थी वो इसी ने लागू की थी। रेडक्लिफ कमीशन जिसने सीमा निर्धारण का कार्य किया भारत पाकिस्तान के बीच की, वो काम इसी के द्वारा करवाया गया था। और इसकी हत्या आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने की थी 1979 में। ये भी एक बड़ी रोचक जानकारी हो जाती है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन योजना देश के प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करने की योजना है। दूसरा है इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तीसरा है यह डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो 2018 में शुरू हुआ था। चौथा है इसका उद्देश्य भूमि धोखाधड़ी और संदिग्ध भूमि स्वामित्व को समाप्त करने के अलावा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना है। विकल्पों को देख लेते हैं। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है त्रिपुरा लैंड आंदोलन की प्रमुख मांग क्या है। त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करवाना, म्यांमार से सीमा पार प्रवास का अंत, आदिवासी क्षेत्रों में स्वदेशी त्रिपुरी लोगों के लिए भारत में एक अलग राज्य, त्रिपुरा में उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मुआवजा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला है पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है यह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है और इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। तीसरा है इसे राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है और रामसर सम्मेलन के तहत रामसर स्थल घोषित किया गया है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं यदि आप
घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी जगह है? भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल घाटी, पुलिकट झील, दीपोर बील। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में पारदर्शिता, उपकरणों की उपलब्धता और संचार भी महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। उत्तर की संरचना की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन का महत्व सबसे पहले बताएंगे भूमिका में। उसके बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में जो चुनौतियां हैं सामने वो, और WHO यहाँ पर किस तरह से भूमिका का निर्वहन कर सकता है लोगों की शंकाओं को दूर करने में, चुनौतियों को दूर करने में, उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग स्पेसिफिकली चुनौतियों पर आ जाएंगे जिसमें पारदर्शिता, उपकरणों की उपलब्धता और संचार के बिंदु यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे हम लोग, जैसे कि वैक्सीन के नाम हैं, संस्थाओं के नाम हैं। सेपी का नाम मैंने लिया था आपके सामने, सीरम इंस्टीट्यूट की बात की थी, एस्ट्राजेनेका की बात की थी, SK बायो की बात की थी, FDA की बात की थी। तो इन संस्थाओं के नाम लेकर के आप अपने उत्तर को और बढ़िया से लिख सकेंगे। और अंत में समाधान प्रस्तुत करते हुए विभिन्न नियामक संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है लोगों के संदेहों को दूर करने में। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिलाओं के पीरियड्स के प्रति समाज की बंद सोच में महिलाओं के प्रति समानता और गरिमा का पुट का मतलब होता है भाव या अंश, लाने के लिए स्वस्थ चर्चा जरूरी है। तो अब इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो महिलाओं के पीरियड्स ये एक बंद विषय के रूप में देखा जाता है समाज में, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। तो इस संदर्भ को आप बता देंगे, भूमिका यहां से स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद मुख्य भाग में जब आप आएंगे तो पीरियड्स और भेदभाव, इस विषय को आप लोग यहां पर दिखाएंगे। इसके साथ में फिर इस भेदभाव के संदर्भ में किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, इसको स्पष्ट करेंगे आप लोग। इसके बाद इस सोच को बदलने के लिए खुली चर्चा किस प्रकार से की जा सकती है, उसको बताएंगे। और जब निष्कर्ष की आप लोग बात करेंगे तो यहां पर पुरुषों को भी जोड़ने की बात करेंगे। देखिए, पुरुष और महिला दोनों ही समाज का एक अंग है, तो अगर समाज में परिवर्तन की बात होगी तो निश्चित रूप से पुरुषों के जुड़ जाने से उस रास्ते को तय करना आसान होगा। तो अगर पुरुषों को भी पीरियड्स के प्रति वैज्ञानिक जानकारी होगी तो निश्चित रूप से ये जो परिवर्तन की राह है महिलाओं के लिए वो आसान रहेगी। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का सत्र आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से मिल जाएंगे। और आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।